नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो उठो जागो, तब तक मत रुको, तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब आपको रीट की खोपड़ी में छेद करना है और छेद भी इतना भयंकर करना है कि आपको रीट मेंस के लिए खड़ा होना है, क्योंकि रीट प्री क्लियर कर पाओगे तब ही आप रीट मेंस में बैठ पाओगे। तो आप साथ के साथ में नोट्स बना रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे। और देखो, राजपूत काल होने के बाद आपका जो मुग़ल काल है वो मैं बताऊंगी, है ना। जो मुग़ल काल कंप्लीट होने के बाद जो टॉपिक बचे हुए हैं वो टॉपिक मैंने करवा रखे हैं इसी चैनल पर। जो कुंजल क्लासेज चैनल है, इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट जाकर देखना। इतिहास मैंने राजस्थान का इतिहास करवा रखा है, राजस्थान का भूगोल मैंने करवा रखा है, और राजस्थान की कला और संस्कृति मैंने करवा रखी है ना। केवल राजस्थान की पॉलिटी नहीं है, तो मैं राजस्थान की पॉलिटी आपको करवा दूंगी। जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधान परिषद है, पंचायती राज है, ये 4-5 जो टॉपिक है वो मैं आपको करवा दूंगी। और जो मतलब कि लगभग मेरे हिसाब से सभी टॉपिक करवाए हुए हैं। और अगर ज्योग्राफी में या फिर कला और संस्कृति में अगर कोई टॉपिक मेरे हिसाब से तो छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सिलेबस का एनालिसिस कर लूँगी, देख लूँगी। अगर छूटे हुए होंगे तो मैं ढाल दूँगी, लेकिन जो टॉपिक करवाए हुए हैं वो मैं दोबारा नहीं ढालूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। क्योंकि अब मैं जो क्लासें दे चुकी हूँ उनको दोबारा करूँ। ये क्लासें तो फिर भी थोड़ी वैसे होंगी, लेकिन जो क्लासें पहले ढली हुई है वो बहुत अच्छे तरीके से दी गई है और उनमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। वो मतलब कि जो न्यू जीके था ज्योग्राफी का, उसी के अकॉर्डिंग वो क्लासें हैं, है ना। तो आपको उसमें से नोट्स बनाने हैं, याद करने हैं, और वो केवल ऐसे नहीं है कि फालतू का कचरा है। बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न पर क्लासें दी गई है आपको। अगर आपको वो सभी चीज़ें याद हो जाएगी तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ईमानदारी आपको दिखानी है। अगर आप ईमानदारी दिखाओगे तो आपको भगवान फल भी ईमानदारी का ही देगा। और ईमानदारी नहीं दिखाओगे, केवल आप दिखावा करोगे, तो फिर आपको पता है रिजल्ट कैसा मिलेगा आपको, है ना। तो आपको पूरी फल की इच्छा मत करो। आप बिना फल की इच्छा करे हुए मेहनत करो। अब बिना फल की इच्छा करे हुए मेहनत करोगे तो मैं बोलती हूँ कि आपको ज़रूर फल मिलेगा, है ना। तो आपको चलो मैं आपको आज हम पढ़ेंगे बंगाल का पाल वंश। बंगाल का पाल वंश। बंगाल के पालों की जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। क्या थी पालों की राजधानी? मुंगेर। अब बंगाल के पाल वंश का शासक या संस्थापक कौन है? गोपाल। क्योंकि बंगाल में अराजकता फैली हुई थी, तो अराजकता फैली हुई थी तो वहाँ कोई स्वतंत्र शासक नहीं था, यानी कोई राजा नहीं था। तो सब जनता ने मिलकर सहमति से गोपाल नाम के व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया था। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई। कब हुई थी? 750 ईस्वी में। जो बंगाल के राजा गोपाल था उसने आदित्यपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था बिहार में। इस विद्यालय की स्थापना इन्होंने बिहार में की थी। फिर गोपाल के बाद में धर्मपाल राजा बनता है। कौन बनता है? धर्मपाल। तो दरबारी कवि हरिभद्र ने, जो धर्मपाल का दरबारी कवि था वो कौन था? हरिभद्र। इसने अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता ग्रंथ की रचना की थी। देखो ये ग्रंथ, इनकी उपाधियां ये आपको याद होना चाहिए। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता ग्रंथ की रचना की धर्मपाल के दरबारी कवि हरिभद्र ने। इनकी उपमाएं हैं निर्वाण नारायण। उपमाएं यानी उपाधियां, धर्मपाल की उपाधियां हैं निर्वाण नारायण, अश्वपति, परमेश्वर, विक्रमशील। ये सभी इनकी उपमाएं हैं। धर्मपाल ने विक्रमशिला व सोमपुरी विश्वविद्यालय बनवाए। विक्रमशिला और सोमपुरी विश्वविद्यालय बनवाए। फिर राष्ट्रकूट शासक था कौन? ध्रुव प्रथम। इसने धर्मपाल को पराजित कर दिया। क्या किया? हरा दिया। फिर धर्मपाल के बाद में देवपाल राजा बनता है। कौन बनता है?
देवपाल राजा बनता है। तो ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। कौन था? शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। इसकी उपाधि थी बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक। क्या था? बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक, ये इसकी उपाधि थी। इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? दरबारी कवि थे केदार मिश्र और दर्भ पाणी। कौन थे? जो उपाधि थी ना बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक, ये तारानाथ ने इसको दी थी। किसने दी थी? तारानाथ ने। ये उपाधि तारानाथ ने दी थी देवपाल को। इसके दरबारी कवि केदार मिश्र और दर्भ पाणी। अब देवपाल के समय एक बहुत बड़ी मतलब कि खुशखबरी आई थी, यानी सुमात्रा से राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। यानी सुमात्रा देश से राजा बालपुत्र देव था, उसका दूत देवपाल के राज्य में आया था। इसने राजा बनने के बाद असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया था। यानी उड़ीसा और आसाम था ना, उनके कुछ हिस्सों को यानी आक्रमण करके, लड़ाई झगड़ा करके अपने राज्य में मिला लिया था। अब फिर है देवपाल के बाद में महिपाल प्रथम राजा बनता है। कौन बनता है? महिपाल प्रथम। अब देखो महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक मानते, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या मानते हैं? पाल वंश का दूसरा संस्थापक। इसके समय चोल शासक था राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया और गंगा वाले क्षेत्र को जीत लिया। यानी महिपाल प्रथम के राज्य में जो गंगा वाला क्षेत्र पड़ता था उसको जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। किसने? चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। देखो इनमें ज़्यादा समझने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में ही नहीं आ रही है। ये तो केवल पढ़ना है, जैसे कहानी पढ़ रहे हैं वो कहानी याद करनी है आपको, ठीक है। फिर है रामपाल। महिपाल प्रथम के बाद राजा बनता है कौन? रामपाल। इसका दरबारी विद्वान है संध्याकार नंदी। कौन है? संध्याकार नंदी। इन्होंने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। यानी जो रामपाल थे इन्होंने मतलब कि इसकी बस की बात नहीं थी, इससे ना तो लड़ाई झगड़ा हुआ, ना कोई आक्रमण हुआ, ना कोई और कुछ हुआ, तो ये परेशान था और ये गंगा में डूबकर आत्महत्या करके इन्होंने अपनी मृत्यु का वर्ण कर लिया था। फिर रामपाल के बाद मदनपाल शासक बनता है। ये पाल वंश का अंतिम राजा था। और इनका अगर धर्म पूछे तो, अगर पाल वंश का धर्म पूछे तो इनका धर्म था बौद्ध धर्म। बौद्ध, सभी बंगाल के पाल वंश का धर्म ही बौद्ध था। ब यानी बंगाल और ब यानी बौद्ध धर्म, है ना। तो आपका जो बंगाल का पाल वंश है वो ज़्यादा इसमें नहीं है। तो ये यहाँ का कंप्लीट हो गया है। अब जो आपका कलचुरी वंश और जो आपके एक दो और बचे हुए वंश हैं वो मैं अगली स्लाइड में दे दूँगी आपको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ये कलचुरी वंश है। अब कलचुरी वंश के संस्थापक देखो कौन है? संस्थापक है कोकल प्रथम, इसके संस्थापक है। और 845 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी त्रिपुरी एमपी है। त्रिपुरी है जो एमपी में पड़ती है, वो त्रिपुरी इसकी कलचुरी वंश की राजधानी थी। और कोकल प्रथम ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को हराया। जो प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, उसको कोकल ने हराया था। कोकल के बाद शंकर गण शासक बनता है। कौन बनता है? शंकर गण। फिर है केयूर वर्ष युवराज प्रथम की उपाधि धारण करने वाला शासक बना, यानी केयूर वर्ष, यानी कोकल प्रथम, फिर शंकर गण, फिर केयूर वर्ष शासक बनता है। और केयूर वर्ष ने युवराज प्रथम की उपाधि धारण की थी। केयूर वर्ष के समय ही राजशेखर कन्नौज से त्रिपुरी आया था। कहाँ आया था? कन्नौज से त्रिपुरी। फिर केयूर वर्ष ने 64 योगिनी मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? 64 योगिनी मंदिर का निर्माण केयूर वर्ष ने ही करवाया था। केयूर वर्ष के बाद गांगेय देव शासक बनता है।
तो गांगेय इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। गांगेय ने लक्ष्मी शैली के क्या चलाए थे? सिक्के। क्या चलाए थे? सिक्के। लक्ष्मी शैली के सिक्के चलाए थे। किसने? गांगेय देव ने। फिर है गांगेय देव के बाद कर्णदेव शासक बनता है। अब कर्णदेव की उपाधि देखो, उपाधि क्या है कर्णदेव की? त्रिकलिंगाधिपति। श्री कलिंगाधिपति इसकी उपाधि है। इन्होंने कर्ण मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? कर्ण। देखो ये उपाधि मंदिर ये आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर जबकि इनकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। तो कर्णदेव ने राजधानी त्रिपुरी से प्रणपाती बनाई थी। त्रिपुरी को हटाकर प्रणपाती में राजधानी स्थापित की थी। फिर कर्णदेव ने राजा भोज को हराया था। किसको हराया था? राजा भोज को हराया था। और 1181 ईस्वी तक कलचुरी वंश का पतन हो गया था, नाश हो गया था। 1181 ईस्वी तक। तो आपका ये कंचूरी वंश भी कंप्लीट हो गया है। अब एक क्लास हो रहेगी आपकी, है ना। फिर आपका जो राजपूत काल है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम मुगल राजपूत संबंध देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।